वेलकम टू द यूपीएससी पॉलिटी हाइब्रिड समरी सीरीज। इस सीरीज में हम यूपीएससी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को शॉर्ट और क्रिस्प तरीके से हाइब्रिड मॉडल में कवर करेंगे। आप इसे बाकी वीडियोस की तरह देख सकते हैं या फिर बिना देखे सिर्फ सुन सकते हैं। यू आर वॉचिंग यूपीएससी सिविल 360। टुडे वी आर गोइंग टू कवर यूनियन टेरिटरीज एम लक्ष्मीकांत की किताब से। ये यूपीएससी, स्टेट पीएससी और एसएससी एस्पिरेंट्स के लिए एक बेहद क्रूशल टॉपिक है। आज की चर्चा का मिशन है यूनियन टेरिटरीज के कॉन्सेप्ट को समझना, मतलब ये क्यों बनाए गए, इनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे होता है, स्टेट से ये कैसे अलग है, और हाँ, हाल के इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट्स क्या हैं। ओके, लेट्स अनपैक दिस। एग्जैक्टली यूनियन टेरिटरीज का कॉन्सेप्ट आप देखें तो इंडियन फेडरल स्ट्रक्चर में काफी यूनिक फीचर है। हम सोर्स मटेरियल को बारीकी से देखेंगे ताकि इसके कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस, गवर्नेंस स्ट्रक्चर और सिग्निफिकेंस को गहराई से समझ सकें, खास तौर पे एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से। इस टॉपिक का समरी नोट्स के लिए हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। सो लेट्स डाइव डीप इनटू द टॉपिक। तो सबसे पहले ये बताएं कि कॉन्स्टिट्यूशन में यूनियन टेरिटरीज का जिक्र कहाँ और कैसे आता है। बिल्कुल, देखिए आर्टिकल 1 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो कहता है कि टेरिटरी ऑफ इंडिया में 3 कैटेगरीज शामिल हैं। हाँ। एक तो टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स, दूसरा यूनियन टेरिटरीज यूटीज जो फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाइड है, और तीसरा ऐसे टेरिटरीज जो भारत सरकार मतलब फ्यूचर में अक्वायर कर सकती है। अच्छा। और करंटली जैसा हम जानते हैं भारत में 28 स्टेट्स और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। ओके, तो ये यूनियन टेरिटरीज असल में स्टेट से अलग कैसे हैं? व्हाट डिफाइंस देम, मतलब क्या है इनका? हाँ, देखिए फंडामेंटली यूटीज वो एडमिनिस्ट्रेटिव डिविजन्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के डायरेक्ट कंट्रोल और एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर आते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, डायरेक्ट कंट्रोल। हाँ जी, स्टेट्स के विपरीत जिन्हें कॉन्स्टिट्यूशन के तहत ऑटोनॉमी मिली हुई है और जिनका सेंटर के साथ एक फेडरल रिलेशनशिप है, यूटीज का सेंटर के साथ यूनिटरी रिलेशनशिप होता है। यूनिटरी मतलब सीधा सेंटर से जुड़ाव। बिल्कुल, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन्हें एक एडमिनिस्ट्रेटर या लेफ्टिनेंट गवर्नर एलजी के माध्यम से एडमिनिस्टर करते हैं, और ये एडमिनिस्ट्रेटर या एलजी एसेंशियली सेंटर के एजेंट होते हैं। ये इंटरेस्टिंग है कि इन्हें डायरेक्ट सेंट्रल कंट्रोल में रखा गया है। क्या ये हमेशा से इंडियन स्ट्रक्चर का हिस्सा थे? मतलब इनका एवोल्यूशन कैसे हुआ? नहीं, हमेशा से नहीं थे। इनका एक हिस्टोरिक एवोल्यूशन रहा है। देखिए, ब्रिटिश राज के दौरान 1874 में कुछ शेड्यूल्ड डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए थे। अच्छा, 1874 में। हाँ, बाद में ये चीफ कमिश्नर्स प्रोविंसेस बने। फिर आजादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन ने इन्हें पार्ट सी और पार्ट डी स्टेट्स के रूप में कैटेगराइज किया। अच्छा, पार्ट सी और डी स्टेट्स। जी, जो बड़ा बदलाव आया वो आया 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1956 से, और साथ में स्टेट्स रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 भी था। हाँ, 1956 वाला। जी, इसने क्या किया कि वो जो पहले स्टेट्स का ABCD क्लासिफिकेशन था ना, हाँ, वो खत्म कर दिया। बिल्कुल, उसे खत्म करके 2 tier सिस्टम लाया गया। स्टेट्स अंडर पार्ट 6 और यूनियन टेरिटरीज अंडर पार्ट 8। तो फॉर्मली यूनियन टेरिटरी का कॉन्सेप्ट 1956 में इंट्रोड्यूस हुआ, कुछ स्पेसिफिक टेरिटरीज को डायरेक्ट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के तहत लाने के लिए। तो फिर सवाल उठता है कि इन्हें बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? Why create these separate entities instead of just having states? अलग अलग यूटीज के बनने के पीछे क्या स्पेसिफिक रीजंस थे? हाँ, देखिए इसके पीछे कोई एक सिंगल रीजन नहीं है, बल्कि मल्टीपल स्ट्रेटेजिक, एडमिनिस्ट्रेटिव और हिस्टोरिकल फैक्टर्स रहे हैं। ब्रॉडली देखें तो हाँ। एक तो पॉलिटिकल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव कन्वीनियंस, जैसे दिल्ली है नेशनल कैपिटल होने की वजह से, और चंडीगढ़ जो पंजाब और हरियाणा के बीच कॉन्फ्लिक्ट अवॉइड करने और जॉइंट कैपिटल के रूप में मैनेज करने के लिए यूटी बनाया गया। हाँ, चंडीगढ़ का केस तो बिल्कुल क्लियर है। बिल्कुल। दूसरा कल्चरल डिस्टिंक्टिवनेस, कुछ क्षेत्रों की यूनिक कल्चरल आइडेंटिटी को प्रिजर्व करने के लिए, जैसे पुडुचेरी जहां फ्रेंच लेगेसी है, या दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव जहां पोर्चुगीज लेगेसी थी। अच्छा, कल्चरल रीजंस भी। जी। तीसरा स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस, जो सामरिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं उन पर सीधा सेंट्रल कंट्रोल रखना जरूरी समझा गया, खासकर रिमोट आइलैंड्स जैसे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स और लक्षद्वीप, सिक्योरिटी पर्सपेक्टिव से। राइट, स्ट्रेटेजिक लोकेशंस। हाँ, और चौथा कुछ स्पेशल ट्रीटमेंट फॉर बैकवर्ड एंड ट्राइबल एरियाज। कुछ मामलों में ट्राइबल पॉपुलेशन या बैकवर्ड एरियाज के इंटरेस्ट्स को सेफगार्ड करने के लिए भी ये व्यवस्था अपनाई गई थी। जैसे शुरुआत में हिमाचल प्रदेश, मणिपुर, त्रिपुरा वगैरह यूटीज थे। अच्छा, वो बाद में स्टेट्स बने। जी, बाद में उन्हें स्टेटहुड मिला। तो मूल बात यह है कि यूटीज भारत के लचीले एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर का सबूत है, जहां केंद्र सरकार विशेष परिस्थितियों वाले क्षेत्रों पर, चाहे वो राजधानी हो, सामरिक द्वीप हो या सांस्कृतिक रूप से अलग इलाके, जरूरत के हिसाब से सीधा नियंत्रण रख पाती है। ये फ्लेक्सिबिलिटी तो समझ आती है। अब कॉन्स्टिट्यूशन इनके एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में स्पेसिफिकली क्या कहता है? मतलब पार्ट 8 में आर्टिकल्स 239 से 241 तक क्या की प्रोविजंस हैं? हाँ, तो पार्ट 8 की बात करें तो लेट्स फोकस ऑन द कोर प्रोविजंस। पहला है आर्टिकल 239, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ यूटीज। ये कहता है कि हर यूटी को प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करेंगे। ओके, प्रेसिडेंट। हाँ, अपने द्वारा अपॉइंट किए गए एक एडमिनिस्ट्रेटर के जरिए। प्रेसिडेंट ही एडमिनिस्ट्रेटर का डेजिग्नेशन तय करते हैं। ये यूटी गवर्नर हो सकता है, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, JNK, लद्दाख, अंडमान एंड निकोबार में है। हाँ। या फिर एडमिनिस्ट्रेटर हो सकता है, जैसे चंडीगढ़, DNH-ND, लक्षद्वीप में,
या चीफ कमिश्नर भी हो सकता है। इंपॉर्टेंटली, ये एडमिनिस्ट्रेटर प्रेसिडेंट के एजेंट के तौर पे काम करते हैं, स्टेट गवर्नर की तरह हेड ऑफ स्टेट नहीं होते। एजेंट ऑफ द प्रेसिडेंट, हाँ। जी, प्रेसिडेंट चाहे तो किसी स्टेट के गवर्नर को पास की यूटी का एडमिनिस्ट्रेटर भी अपॉइंट कर सकते हैं। अच्छा। और लेजिस्लेटिव पावर्स का क्या? हाँ, लेजिस्लेटिव पावर्स के मामले में कॉन्स्टिट्यूशन ये साफ करता है कि पार्लियामेंट किसी भी यूटी के लिए तीनों लिस्ट्स, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट के किसी भी सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है। तीनों लिस्ट पर, स्टेट लिस्ट पर भी? हाँ, स्टेट लिस्ट पर भी। दिस पावर ऑफ पार्लियामेंट इज सुप्रीम, और ये बात उन यूटीज पर भी लागू होती है जहां अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है, जैसे दिल्ली, पुडुचेरी, जेएनके। वहां भी पार्लियामेंट का बनाया कानून यूटी असेंबली के कानून को ओवरराइड कर सकता है। अच्छा, तो पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी बनी रहती है। बिल्कुल, दिस हाइलाइट्स द यूनिटरी कंट्रोल। आपने बताया कि कुछ यूटीज में अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है। ये कौन से हैं और इनकी पावर्स पार्लियामेंट की सुप्रीमेसी के चलते कितनी लिमिटेड है फिर? हाँ, करंटली 3 यूटीज, दिल्ली, पुडुचेरी और जम्मू एंड कश्मीर में लेजिस्लेटिव असेंबली और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का प्रोविजन है। ये असेंबलीज स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट के सब्जेक्ट्स पर कानून बना सकती हैं, पर यहाँ की लिमिटेशंस हैं। क्या लिमिटेशंस हैं? देखिए, दिल्ली के केस में दिल्ली असेंबली पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड पर कानून नहीं बना सकती। ये 3 सब्जेक्ट्स सेंटर के एक्सक्लूसिव डोमेन में हैं। अच्छा, ये 3 दिल्ली के लिए एक्सक्लूडेड हैं। जी, जम्मू एंड कश्मीर की बात करें तो जेएनके असेंबली पब्लिक ऑर्डर और पुलिस पर कानून नहीं बना सकती, लेकिन दिल्ली के विपरीत जेएनके असेंबली लैंड पर कानून बना सकती है। ये एक की डिफरेंस है। हाँ, ये अंतर महत्वपूर्ण है। लैंड पर जेएनके बना सकती है। सही। और पुडुचेरी के केस में पुडुचेरी असेंबली के लिए स्टेट लिस्ट सब्जेक्ट्स पर ऐसी कोई स्पेसिफिक एक्सेप्शंस नहीं है, तो उसे थोड़ी ज्यादा लेजिस्लेटिव ऑटोनॉमी मिलती है कंपेयर टू दिल्ली एंड जेएनके। अच्छा, पुडुचेरी को ज्यादा लीवे है। हाँ, एक तरह से। इनको बनाने की पावर आर्टिकल 239A से आती है। इसे 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1962 ने ऐड किया था। ये पार्लियामेंट को एम्पावर करता है कि वो लॉ बनाकर कुछ यूटीज के लिए लेजिस्लेचर या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या दोनों क्रिएट कर सके। लेजिस्लेचर इलेक्टेड हो सकती है या पार्टली नॉमिनेटेड। तो कुल मिलाकर यूटी गवर्नेंस की मुख्य विशेषताएं क्या उभर कर आती हैं? व्हाट आर द की कैरेक्टरिस्टिक्स? देखिए, की कैरेक्टरिस्टिक्स है। हाँ। पहला, डायरेक्ट सेंट्रल कंट्रोल। एडमिनिस्ट्रेशन अल्टीमेटली प्रेसिडेंट के थ्रू होता है। हाँ। दूसरा, एडमिनिस्ट्रेटर एज एजेंट। हाँ। एडमिनिस्ट्रेटर एलजी प्रेसिडेंट के एजेंट हैं, स्टेट गवर्नर की तरह कॉन्स्टिट्यूशनल हेड नहीं। Right. तीसरा, पार्लियामेंट्री सुप्रीमेसी। लेजिस्लेटिव मैटर्स में पार्लियामेंट सुप्रीम है, कोई डाउट नहीं इसमें। बिल्कुल। और चौथा, और ये सबसे जरूरी है, लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। यूटीज के लिए कोई सिंगल यूनिफॉर्म एडमिनिस्ट्रेटिव या लेजिस्लेटिव पैटर्न नहीं है। पार्लियामेंट हर यूटी की स्पेसिफिक नीड्स के हिसाब से स्ट्रक्चर तय करती है। हाँ। ये दिखाता है कि ये सिस्टम कितना फ्लेक्सिबल और नीड बेस्ड है। सो व्हाट डज दिस ऑल मीन इन द लार्जर कॉन्टेक्स्ट? इन यूटीज का ओवरऑल सिग्निफिकेंस क्या है इंडियन सिस्टम में? यूटीज का सिग्निफिकेंस आप देखें तो मल्टी फैसेटेड है। फर्स्टली, ये इंडियन एडमिनिस्ट्रेशन की फ्लेक्सिबिलिटी दिखाते हैं। मतलब यूनिक चैलेंजेस वाले रीजन्स को मैनेज करने का एक तरीका है ये। हाँ, फ्लेक्सिबिलिटी तो है। सेकेंडली, ये स्ट्रेटेजिक लोकेशंस जैसे अंडमान एंड निकोबार या कल्चरली सेंसिटिव एरियाज जैसे पुडुचेरी या फिर नेशनल कैपिटल दिल्ली, इन पर जरूरी सेंट्रल ओवरसाइट बनाए रखने में हेल्प करते हैं। हाँ, सेंट्रल कंट्रोल बना रहता है। बिल्कुल। थर्डली, दिल्ली, पुडुचेरी और जेएनके जैसे यूटीज जहां असेंबलीज हैं, वो स्ट्रॉन्ग यूनियन कंट्रोल के साथ डिसेंट्रलाइज्ड गवर्नेंस का एक तरह का एक्सपेरिमेंट या मॉडल पेश करते हैं, जहां लोकल एस्पिरेशंस को भी एड्रेस करने की कोशिश होती है। तो एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। एग्जैक्टली, दे एसेंशियली बैलेंस सेंट्रल अथॉरिटी विद स्पेसिफिक रीजनल रिक्वायरमेंट्स। आपने दिल्ली का जिक्र किया और उसका केस तो काफी यूनिक है और अक्सर चर्चा में रहता है। Let's dive into Article 239A. Here's where it gets really interesting. Absolutely. हाँ, ये दिल्ली वाला मामला तो काफी पेचीदा है। इसे सुई जेनरिस स्टेटस मिला है, मतलब अपने आप में बिल्कुल अलग। आर्टिकल 239A, जिसे 69th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1991 द्वारा इंसर्ट किया गया, इसने यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली को नेशनल कैपिटल टेरिटरी एनसीटी ऑफ दिल्ली का स्पेशल स्टेटस दिया। हाँ, एनसीटी ऑफ दिल्ली। जी, इसमें एक लेफ्टिनेंट गवर्नर है जो प्रेसिडेंट के रिप्रेजेंटेटिव और एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, एक इलेक्टेड लेजिस्लेटिव असेंबली है 70 मेंबर्स की, और एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है हेडेड बाय द चीफ मिनिस्टर जो असेंबली के प्रति रिस्पॉन्सिबल है। ये तो स्ट्रक्चर हुआ। ठीक है। अब पावर्स एंड लिमिटेशंस की बात करें तो असेंबली स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट पर कानून बना सकती है, लेकिन क्रक्स ये है कि पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड पर नहीं बना सकती। ये सीधे यूनियन गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। हाँ, ये 3 फिर से आ गए। जी, और जैसा हमने पहले कहा, पार्लियामेंट का बनाया कानून हमेशा प्रिवेल करेगा। अब एग्जीक्यूटिव स्ट्रक्चर और टेंशन पॉइंट पर आते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की स्ट्रेंथ असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ के 10% तक लिमिटेड है, मतलब मैक्स 7 मिनिस्टर्स इंक्लूडिंग सीएम। स्टेट्स में ये 15% है। अच्छा, 10% लिमिट है मिनिस्टर्स पर। हाँ, सीएम को प्रेसिडेंट अपॉइंट करते हैं, एलजी नहीं। मिनिस्टर्स प्रेसिडेंट के प्लेजर पर ऑफिस होल्ड करते हैं। सबसे क्रूशियल पॉइंट है एलजी और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बीच का रिलेशनशिप। हाँ, ये तो हमेशा खबरों में रहता है। बिल्कुल। एलजी को मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस पर काम करना होता है, एक्सेप्ट उन मैटर्स में जहां उन्हें डिस्क्रेशन मिला है, खासकर रिजर्व्ड सब्जेक्ट्स पर।
अगर एलजी और मिनिस्टर्स के बीच डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है किसी बात पर, तो मामला प्रेसिडेंट को रेफर किया जाता है और प्रेसिडेंट का डिसीजन फाइनल होता है। और पेंडिंग डिसीजन? पेंडिंग डिसीजन एलजी अर्जेंट मैटर्स में अपने हिसाब से एक्शन ले सकते हैं। यही प्रोविजन अक्सर फ्रिक्शन का पॉइंट बनता है इलेक्टेड गवर्नमेंट और एलजी के बीच। समझ गया। और प्रेसिडेंट्स रूल का भी प्रोविजन है दिल्ली में? हाँ, आर्टिकल 239A(b) दिल्ली में कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल होने पर प्रेसिडेंट्स रूल लगाने का प्रोविजन देता है। ये आर्टिकल 356 जैसा है स्टेट्स के लिए। तो आर्टिकल 239A का असली निचोड़ क्या है? व्हाट्स द टेक अवे? निचोड़ ये है कि ये दिल्ली को एक अनोखी, मतलब एक हाइब्रिड स्थिति में डालता है। चुनी हुई सरकार तो है, पर असली शक्ति केंद्र के प्रतिनिधि एलजी और संसद के पास है, खासकर जमीन, पुलिस और कानून व्यवस्था जैसे क्रूशल मैटर्स पर। ये दिखाता है कि नेशनल कैपिटल के स्टेटस को डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स पर कहीं ना कहीं तरजीह दी गई है। आपने एलजी की ऑर्डिनेंस पावर का भी जिक्र किया था। वो कैसे काम करती है? व्हाट इज आर्टिकल 239B? हाँ, आर्टिकल 239B उन यूटीज के एडमिनिस्ट्रेटर या एलजी को ऑर्डिनेंस प्रोमलगेट करने की पावर देता है जहां लेजिस्लेटिव असेंबली है, मतलब दिल्ली, पुडुचेरी और जेएनके के लिए। ओके। ये तब किया जा सकता है जब असेंबली सेशन में ना हो और इमीडिएट एक्शन जरूरी लगे। लेकिन इसमें एक बड़ा कंडीशन है, ऐसा ऑर्डिनेंस जारी करने से पहले प्रेसिडेंट का प्रायर इंस्ट्रक्शन लेना अनिवार्य है। अच्छा, प्रेसिडेंट की परमिशन चाहिए पहले? जी, इंस्ट्रक्शन। ये ऑर्डिनेंसेस असेंबली के लॉज जितने ही पावरफुल होते हैं, लेकिन असेंबली रीअसेंबल होने के 6 हफ्तों के अंदर इन्हें अप्रूव करना होता है, वरना ये सीज टू ऑपरेट हो जाते हैं, मतलब खत्म हो जाते हैं। और क्या प्रेसिडेंट कुछ यूटीज के लिए सीधे रेगुलेशंस भी बना सकते हैं? व्हाट अबाउट आर्टिकल 240? हाँ, बिल्कुल। आर्टिकल 240 प्रेसिडेंट को कुछ स्पेसिफिक यूटीज की पीस, प्रोग्रेस और गुड गवर्नमेंट के लिए रेगुलेशंस बनाने की पावर देता है, और ये रेगुलेशंस पार्लियामेंट के एक्ट के बराबर इफेक्टिव होते हैं। ये पार्लियामेंट की किसी मौजूदा एक्ट को मॉडिफाई या रिपील भी कर सकते हैं। किन यूटीज के लिए है ये पावर? ये पावर इन यूटीज के लिए है, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, लक्षद्वीप, दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव यानी DNH एंड DD, हाँ। और पुडुचेरी के लिए भी, लेकिन सिर्फ तब जब वहां की असेंबली डिसॉल्व्ड हो या सस्पेंडेड हो। अच्छा, पुडुचेरी के लिए कंडीशनल है? जी, और इम्पोर्टेंटली लद्दाख को भी जेएनके रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 द्वारा इस लिस्ट में ऐड किया गया है। अच्छा, लद्दाख भी शामिल है इसमें? हाँ, ये प्रोविजन दिखाता है कि इन स्पेसिफिक यूटीज में प्रेसिडेंट का डायरेक्ट लेजिस्लेटिव रोल कितना सिग्निफिकेंट है। और हाई कोर्ट्स का क्या अरेंजमेंट है यूटीज के लिए? क्या इनके अपने हाई कोर्ट्स होते हैं? आर्टिकल 241 इस बारे में क्या कहता है? आर्टिकल 241 पार्लियामेंट को पावर देता है कि वो लॉ बनाकर किसी यूटी के लिए हाई कोर्ट एस्टैब्लिश कर सकती है, या फिर किसी एग्जिस्टिंग स्टेट हाई कोर्ट का जुरिस्डिक्शन उस यूटी तक एक्सटेंड कर सकती है। तो अभी की सिचुएशन क्या है? किन के पास अपने हाई कोर्ट्स हैं? करंट सिचुएशन ये है कि सिर्फ दिल्ली का अपना हाई कोर्ट है 1966 से, और जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख के लिए एक कॉमन हाई कोर्ट है। अच्छा, जेएनके और लद्दाख का कॉमन है? जी, बाकी सभी यूटीज नियर बाय स्टेट हाई कोर्ट्स के जुरिस्डिक्शन में आते हैं। जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट DNH NDD के लिए फंक्शन करता है, केरला हाई कोर्ट लक्षद्वीप के लिए, कलकत्ता हाई कोर्ट अंडमान एंड निकोबार के लिए, मद्रास हाई कोर्ट पुडुचेरी के लिए, और पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के लिए। ओके, सो लेट्स ट्राई टू समराइज द कोर डिफरेंसेस। एक एस्पिरेंट के लिए स्टेट और यूनियन टेरिटरी के बीच मुख्य अंतर क्या है, साफ शब्दों में? स्टेट्स का सेंटर के साथ फेडरल रिलेशनशिप है, मतलब पावर्स कॉन्स्टिट्यूशन ने डिवाइड की हैं। यूटीज का यूनिटरी रिलेशनशिप है, यानी डायरेक्ट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन। फेडरल वर्सेस यूनिटरी, ठीक है। 2. ऑटोनॉमी। स्टेट्स को अपने डोमेन में कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी है। यूटीज को जनरली ऐसी ऑटोनॉमी नहीं है, वे सेंटर द्वारा एडमिनिस्टर किए जाते हैं। हाँ, ऑटोनॉमी का फर्क है। 3. एग्जीक्यूटिव हेड। स्टेट का हेड गवर्नर होता है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल हेड है। यूटी का हेड एडमिनिस्ट्रेटर या LG होता है, जो प्रेसिडेंट का एजेंट है। गवर्नर वर्सेस एजेंट, अंडरस्टूड। 4. लेजिस्लेटिव पावर। स्टेट्स में पावर 7th शेड्यूल के हिसाब से डिस्ट्रीब्यूटेड है। पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट पर नॉर्मली कानून नहीं बना सकती, कुछ एक्सेप्शंस है। यूटीज के केस में पार्लियामेंट स्टेट लिस्ट सहित किसी भी सब्जेक्ट पर कानून बना सकती है, इवन फॉर यूटीज विद लेजिस्लेचर्स। ये बड़ा अंतर है। हाँ, पार्लियामेंट की पावर यूटीज पर ज्यादा है। बिल्कुल। 5. यूनिफॉर्मिटी। स्टेट्स में गवर्नेंस का एक यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर है, जो पार्ट V में दिया है। यूटीज में नो यूनिफॉर्म सिस्टम है, स्ट्रक्चर हर यूटी के लिए अलग हो सकता है। That clarifies the fundamental differences. Now, UTs हाल में काफी खबरों में रहे हैं, कुछ बड़े चेंजेस की वजह से। Can you brief us on these recent developments? Aspirants के लिए जानना जरूरी है। यस, बिल्कुल। 2 मेजर डेवलपमेंट्स हैं जो क्रूशल है। पहला है मर्जर ऑफ दादरा एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव। एक्ट 2019 में पास हुआ था और ये जनवरी 26, 2020 से इफेक्टिव हुआ। हाँ, ये मर्जर हुआ था, क्यों? ऑब्जेक्टिव था एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स कम करना, मतलब खर्च घटाना, एफिशिएंसी बढ़ाना और सर्विसेज के ड्यूप्लीकेशन को रोकना। 2 छोटे यूटीज थे, पास थे, तो अब एक हो गए हैं। को मर्ज करके एक सिंगल यूटी बना दिया।
दादरा एंड नगर हवेली एंड दमन एंड दीव। इसकी कैपिटल दमन है। इसे एक सिंगल एडमिनिस्ट्रेटर हेड करते हैं। जुरिस्डिक्शन बॉम्बे हाईकोर्ट के अंडर ही है। ओके, डीएनएच एंड डीडी मर्जर। और दूसरा, और ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट था, जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। ये अक्टूबर 31, 2019 से इफेक्टिव हुआ। हाँ, ये तो हिस्टोरिक था। बिल्कुल हिस्टोरिक था, क्योंकि ये पहली बार था जब किसी स्टेट को रीऑर्गेनाइज करके 2 यूटीज बनाया गया। इसने फॉर्मर स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को 2 यूटीज में बाइफरकेट किया, मतलब बांट दिया। कौन से 2 यूटीज? एक बना यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली होगी, और दूसरा बना यूटी ऑफ लद्दाख, इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली नहीं होगी। ये डायरेक्ट सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर होगा वाया एलजी। अच्छा, लद्दाख बिना असेंबली के? जी। अब की लेजिस्लेटिव चेंजेस की बात करें जेएनके यूटी के लिए, तो असेंबली स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट पर कानून बना सकती है, एक्सेप्ट पुलिस एंड पब्लिक ऑर्डर। ये सेंटर के पास रहेंगे, लेकिन जैसा पहले बताया, जेएनके असेंबली लैंड पर कानून बना सकती है, जो दिल्ली नहीं बना सकती। असेंबली का टर्म 5 इयर्स होगा। और कॉन्स्टिट्यूशनल चेंजेस क्या हुए? मेजर कॉन्स्टिट्यूशनल एंड लीगल चेंजेस हुए। जेएनके का सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन और फ्लैग अबॉलिश हो गए। आर्टिकल 370 को इफेक्टिवली इनऑपरेटिव कर दिया गया, बस एक क्लॉज बचा है। और आर्टिकल 35A जो स्पेशल राइट्स देता था, वो ऑटोमेटिकली सीज हो गया। हाँ, 370 और 35 है। जी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के सभी प्रोविजंस इंक्लूडिंग फंडामेंटल राइट्स और आर्टिकल 360 फाइनेंशियल इमरजेंसी अब फुली एप्लीकेबल हैं। सेंट्रल लॉज सीधे लागू होते हैं। इंडियन पीनल कोड आईपीसी ने रणबीर पीनल कोड आरपीसी को रिप्लेस कर दिया है। डुअल सिटीजनशिप खत्म, सिर्फ इंडियन सिटीजनशिप है। काफी बड़े बदलाव थे ये तो। बहुत बड़े। सो टू क्विकली रीकैप द कोर डिफरेंस अगेन, एक बार फिर से मूल अंतर क्या है? बिल्कुल, द कोर डिफरेंस रिमेन्स स्टेट्स ऑपरेट विद इन अ फेडरल स्ट्रक्चर, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑटोनॉमी एंजॉय करते हैं। यूटीज फंक्शन विद इन अ यूनिटरी फ्रेमवर्क, जहां सिग्निफिकेंट सेंट्रल कंट्रोल या डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन होता है। रीसेंट चेंजेस जैसे डीएनएच एंड डीडी का मर्जर, वो एडमिनिस्ट्रेटिव कंसोलिडेशन और एफिशिएंसी की तरफ इशारा करते हैं। और जेएंडके रीऑर्गेनाइजेशन एक मेजर शिफ्ट है, जो नेशनल इंटीग्रेशन पर जोर देता है और एक फॉर्मर स्टेट पर यूटी मॉडल कुछ वेरिएशंस के साथ लागू करता है। ये सेंटर की अप्रोच दिखाता है स्पेसिफिक सिक्योरिटी और एडमिनिस्ट्रेटिव चैलेंजेस से निपटने की। ये था इंडियन पॉलिटी बाय एम लक्ष्मीकांत का समरी ऑडियो बुक ऑन यूनियन टेरिटरीज। अगर आपको ये फॉर्मेट हेल्पफुल लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, ताकि और एस्पिरेंट्स भी बेनिफिट ले सकें। रिमेंबर, गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प अदर्स।